मेष लग्न, अश्विनी नक्षत्र। क्या आपका जन्म लग्न इसी नक्षत्र में है? यदि हां तो किस डिग्री में है देखिए, और यहां पर हम हर डिग्री को विस्तार से बता रहे हैं, उसे समझिए। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिराकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमने इस श्रृंखला में इससे पहले मेष लग्न के अश्विनी नक्षत्र को समझा है। यानी कि लग्न में जब अश्विनी नक्षत्र की स्थिति बनती हो तो जातक किस प्रकार के होंगे, किस प्रकार के उनके जीवन में गुण तत्व प्रकृति होंगे, यह सब बातें हमने पिछले वीडियो में समझी है। और जो हमारा पिछला वीडियो है, आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं, हमने वहां पर 0 से लेकर 7 डिग्री तक विस्तार से चर्चा की है। यहां हमने देखा है कि जो हर डिग्री में अश्विनी नक्षत्र के जातकों के अंदर जो परिवर्तन है वह आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम 7 डिग्री से आगे की बात करेंगे, यानी कि 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13 और 13 से 14। क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट के बाद में नक्षत्र का बदलाव हो जाएगा, तो हम वहां भरणी नक्षत्र की बात करेंगे, लेकिन 13 डिग्री 20 मिनट तक हम अश्विनी नक्षत्र को ही समझेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 7 डिग्री से 8 डिग्री के मध्य में। जिन जातकों का जन्म 7 से 8 डिग्री के मध्य में हुआ होता है, वह जीवन काल में ऐश्वर्य की प्राप्ति अवश्य करते हैं। यह दशा अंतरदशा अनुसार भी हो सकता है। तो जीवन काल में उन्हें ऐश्वर्य प्राप्त होता है, हंसमुख स्वभाव के होते हैं। लेकिन यहां पर जो नवांश की ऊर्जा है वह बुध की ऊर्जा है, और बुध नक्षत्र स्वामी के साथ शत्रु भाव है, यानी कि बुध और केतु में मित्रता नहीं है। तो ऐसी स्थितियों में मंगल की दशा और केतु की दशा तो जातक के जीवन में अच्छी गुजरती है, किंतु बुध की दशा में जातक अशांत हो सकते हैं। वैसे भी इस डिग्री के मध्य में जन्मे हुए जातक स्वभावतः थोड़े से अशांत होते हैं, मन में कहीं ना कहीं अशांति बनी रहती है, क्योंकि बुध के नवांश का प्रभाव यहां देखा जा सकता है। फिर हम बात करेंगे 8 डिग्री से 9 डिग्री के मध्य की। यहां भी हम जातकों को ऐश्वर्यशाली जीवन जीते हुए देखते हैं। जातक ऐश्वर्यशाली जीवन जीते हैं, हंसमुख स्वभाव के यहां भी होते हैं, क्योंकि बुध की ऊर्जाएं तो यहां रहेंगी। तो आप कह सकते हैं इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, इनके अंदर थोड़ी सी जवानी की उमंग होती है, क्योंकि कुमार ग्रह का जो असर है वह भी इन जातकों में देखा जाता है। और बुध की दशाओं में उतार चढ़ाव इन जातकों के जीवन में देखे जा सकते हैं। 7 से 8 में अशांति ज्यादा थी और 8 से 9 में उतार चढ़ाव ज्यादा हो सकता है। केतु और मंगल, जैसा कि केतु नक्षत्र स्वामी है, मंगल लग्न स्वामी है, और दोनों के अंदर शत्रु भाव नहीं है, तो वह इनके दशा अंतरदशा में हमेशा अच्छे फल देते रहेंगे। कई बार दशा अंतरदशा को देखने के लिए हमें नवांश का सहारा भी लेना पड़ता है। दशा और अंतरदशा को समझने के लिए यह भी देखना आवश्यक है, यदि कोई ग्रह यदि पीड़ित है तो उसकी अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या महादशा में आप सब कुछ विपरीत देख सकते हैं। हो सकता है मंगल आपको अच्छी दशाएं दे रहा है, अच्छे फल दे रहा है अपनी दशाओं में, लेकिन पीड़ित है, नीच है। ऐसी स्थितियों में कुछ परिवर्तन आप अवश्य देख पाएंगे। फिर बात करते हैं 9 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य। अब 9 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य में पहली बात तो लग्न बली होता है। दूसरी बात, यहां पर बुध के नवांश की ऊर्जाएं सर्वाधिक देखी जा सकती हैं। यहां कुछ चीजें जातक के जीवन में हो सकती हैं। एक तो जातक अन्यों पर जल्दी विश्वास नहीं करते, उसके बावजूद भी जातकों को धोखा मिलता है। जातक धोखा खाते ही खाते हैं। यहां भी हम बुध की दशाओं के अच्छे ना होने की बात करेंगे कि बुध की दशाएं यहां पर जातक के जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल कर सकती हैं या स्वास्थ्य में गिरावट ला सकती हैं। फिर हम बात करते हैं 10 डिग्री से 11 डिग्री के मध्य। 10 डिग्री से 11 डिग्री के मध्य में यहां चरण परिवर्तन भी हो जाता है।
यहां चंद्र का चरण आ जाता है, यानी चंद्र की ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं। तो आप देखेंगे कि जातक के अंदर जो ऊर्जा होती है वह उच्च स्तर की होती है, चेतना का स्तर भी उच्च होता है। अक्सर जातक इस चरण में ज्योतिष कार्यों में लिप्त देखे जाते हैं, और इन डिग्रियों में स्पेशली आप देखेंगे कि जातक के अंदर भविष्यवक्ता वाली स्थिति होती है। अगर वह कार्य ज्योतिष का नहीं भी कर रहे हैं तो उनकी कही हुई बातें अक्षरतः सत्य निकल जाती हैं, उनकी कही हुई बातें भविष्यवाणी बन सकती हैं। ऐसी स्थिति इस डिग्री के मध्य जन्मे हुए जातकों में हो सकती है। अब चूंकि यहां भी हम चंद्र की बात करेंगे तो चंद्र नक्षत्र स्वामी का मित्र नहीं है, शत्रु है। तो चंद्र की दशाएं इस डिग्री वालों के लिए अच्छी नहीं होंगी। मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है, और ना सिर्फ बढ़ सकती है, बहुत अधिक बढ़ सकती है। तदुपरांत हम बात करेंगे 11 डिग्री से 12 डिग्री के मध्य की। 11 डिग्री से 12 डिग्री के मध्य में जातक ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले होते हैं, और यह उच्च शिक्षा वह स्वयं के प्रयासों से ही प्राप्त करते हैं। यानी जातक की स्वयं की इच्छाएं इतनी अधिक होंगी शिक्षा के क्षेत्र में कि वह हो सकता है कई डिग्रियां प्राप्त करे, हो सकता है कि ज्ञान के क्षेत्र में वह उच्च स्तर तक पहुंच जाए। ऐसे जातक उच्च पद की प्राप्ति भी करते हैं। ज्यादातर जातकों में आप यहां पर हीलिंग की टेंडेंसी, यानी कि लोगों के जो उपचारक क्षमता है वह इन जातकों में देखी जा सकती है, क्योंकि यहां पर चंद्र की ऊर्जाएं जातक को कहीं ना कहीं हीलर बनाती हैं, और नक्षत्र की ऊर्जाएं तो हीलर बना ही रही हैं। तो हमें ऐसी स्थितियों में हम देखेंगे अक्सर जातक किसी स्वास्थ्य केंद्र से संबंधित हो सकते हैं। उच्च पद की प्राप्ति भी जातकों में होती ही है। चंद्र की दशाओं की बात करेंगे तो चंद्र की दशाएं इन जातकों के जीवन में उतार चढ़ाव अवश्य लाती हैं, लेकिन उतने अधिक नहीं आएंगे। इन जातकों को अक्सर सर्दी की बीमारियां लग सकती हैं, आप कह सकते हैं कफ, कोल्ड वगैरह, ऐसी बीमारियां इन जातकों को अक्सर हो सकती हैं। फिर हम आते हैं 12 डिग्री से 13 डिग्री के मध्य में। यहां पर लग्न बहुत अच्छी स्थिति में होता है, हम बलि लग्न कहते हैं, और लग्न के बलि होने से जातक के जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने लगता है। तो यहां पर हम केतु की ऊर्जाओं की बहुत अच्छे होने की बात करते हैं, तो जातक केतु की ऊर्जाओं के कारण ऑकल्ट के क्षेत्र में बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। रहस्यमय विद्याओं के ज्ञाता हो सकते हैं। रहस्यमय विद्याएं इन जातकों के जीवन में अपने आप ही आती हैं, और वह इनकी ओर पूरी तरह से झुक जाते हैं। अक्सर ऐसे जातक आपको चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करते हुए मिलेंगे, दवा के क्षेत्र में कार्य करते हुए मिलेंगे। दवा के क्षेत्र में किसी भी स्तर पर कार्य कर सकते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में किसी भी स्तर का कार्य कर सकते हैं। क्षेत्र चिकित्सा का रहेगा, दवा का रहेगा। ज्यादातर जातकों की बात करते हैं। अब यदि किसी ग्रह का कुछ ऐसा असर लग्न पर पड़ जाता है जिसके कारण वह चिकित्सा का क्षेत्र छोड़ देता है या नहीं पा पाता है, तब भी ऐसे जातकों के जीवन में जो उपचारक क्षमता होती है वह उनके अंदर बनी रहती है। वह इस क्षेत्र में कार्य करें या ना करें, यानी अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस के हिसाब से वह होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक इसमें काम करें या ना करें, लेकिन उनकी स्वयं की उपचारक क्षमता बहुत अच्छी होती है। किसी ऐसी फील्ड में कार्य कर सकते हैं जहां पर जातक लोगों को उपचार देते हो, किसी भी प्रकार का उपचार। फिर हम बात करेंगे 13 डिग्री से 14 डिग्री के मध्य। अब यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ पहली जो 20 कलाएं हैं वहां पर हम चंद्र की ऊर्जाओं की बात कर पाएंगे, उसके बाद में सूर्य की ऊर्जाएं प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन जब हम पूरी डिग्री की बात करते हैं तो अक्सर यहां पर आपको 2 प्रकार की ऊर्जाएं जातकों के अंदर मिलती हैं। यहां पर देखा जाए तो पहली जो ऊर्जाएं हैं और दूसरी जो ऊर्जाएं हैं वह सर्द और गर्म है, यानी एक तरफ चंद्र है, एक तरफ सूर्य है। तो यहां पर आप देखेंगे कि 30% जातक निराशावादी हो जाते हैं और 70% जातक आशावादी होते हैं। हम पूरी डिग्री की बात कर रहे हैं, तो यहां सूर्य की ऊर्जाएं भी मिलेंगी, चंद्र की ऊर्जाएं भी मिलेंगी, और यहां पर आपको जो पिछला 40 कला है उसके अंदर शुक्र की ऊर्जाएं भी मिलेंगी, और शुक्र और सूर्य के अंदर मित्रता नहीं है। तो यहां पर जातक के जीवन में उथल पुथल ज्यादा देखी जा सकती है। कभी
ऊपर कभी नीचे, इस प्रकार की उथल पुथल आप जातक के जीवन में देख सकते हैं। तो यहां पर अश्विनी नक्षत्र को हमने पूर्ण रूप से विस्तारित रूप से आपको बताया है। अब अगले चरण में यानी कि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि अश्विनी नक्षत्र में विभिन्न ग्रहों की स्थिति बन जाती है या किसी ग्रह की क्रूर दृष्टि पड़ रही है, तब जातक के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। यदि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल्कुल साथ में ही जो बेल आइकन का बटन बना हुआ है उसे अवश्य दबा दें ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं